तो अभी आप देख रहे थे इब्जा में जो सीएनबीसी आवाज़ को सम्मानित किया गया है उसकी कुछ झलकियाँ। और अब चलते हैं मार्केट की ओर। सुपर सॉलिड तेजी, बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और दूसरे इंडेक्स। और मिड कैप में अब 700 पॉइंट की तेजी है, 1.5% ऊपर है, सारे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहा है। दो के सामने लगभग 18, मतलब 1:8 से ज़्यादा का रेशियो एडवांस डिक्लाइन का बना। हालांकि सुबह 1:10 था, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया, फिर भी काफ़ी बड़ी तेजियां बनती दिख रही है। निफ्टी बैंक के सभी 12 के 12 शेयर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और निफ्टी के 3850 में से तेजी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत मजबूत तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। मोस्ट एक्टिव और मिड कैप स्टॉक्स की दुनिया की तरफ अगर आप चलें तो आप पीएनबी हाउसिंग के जैसा हमने हेडलाइन में जिक्र किया था, 13-14% की मजबूती देखने को मिल रही है। उसके बाद वेलस्पन लिविंग 9% ऊपर है। स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल 100, ये सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 500 के यूनिवर्स में से आते हैं। बड़ी तेज़ी यहाँ बनती हुई दिख रही है। जॉनसन कंट्रोल, हिताची भी 6.5% ऊपर है। यहाँ पे डीएलएफ में भी आज 6% की मजबूती है। प्रेस्टीज स्टेट, डीएलएफ रियल एस्टेट खास तौर पे काफ़ी मजबूत होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। एक चेक लेते हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री से। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आज एक बहुत बड़ी रैली बन रही है और ख़ासतौर पर मिड कैप स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस चल रहा है, कोई चिंता की बात है? गुड आफ्टरनून नीरज जी। देखिए, डेफिनेटली चिंता की बात लास्ट 15 से 20 दिन जरूर थी मिड कैप में, पर आज मुझे लग रहा है एक ओवरऑल बाइंग का नजरिया देखने को मिल रहा है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, हो सकता है थोड़ी बहुत आपको बाइंग और देखने को मिल सकती है मिड कैप में। तो ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स और मिड कैप स्टॉक दोनों में ही ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर नीरज जी लास्ट वीक देखते हैं, इंडेक्स जरूर चल रहा था पर स्टॉक्स में उतना मूवमेंट नहीं था। पर आज का जो पहला दिन है हफ्ते का, इसमें स्टॉक्स में भी मूवमेंट है, प्लस इंडेक्स में भी एक अच्छा बड़ा गेन देखने को मिल रहा है। एक दिक्कत नीरज जी जरूर है निफ्टी में एक माइनर रेजिस्टेंस 22,500 22,550 के पास है। अगर वो लेवल निकल जाता है तो इजीली मार्केट आपको 22,800 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो मिड कैप्स में तो वैसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, पर हो सकता है निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, रियल एस्टेट में बहुत मजबूती है, प्रेस्टीज, लोड़ा, गोदरेज, ओबराय, इसमें से कोई आपको लग रहा है ठीक अभी भी ट्रेड लेने लायक? नहीं जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी स्ट्रॉन्ग है। ये स्टॉक वैसे अब आज के दिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। ओवरऑल 2.5 या 3% के आसपास का गेन है, तो इसको करंट लेवल पे भी ले सकते हैं। 2360 के आसपास चल रहा है। 2330 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, 1% का छोटा स्टॉप लॉस है। 2420 2430 मुझे लग रहा है अच्छा बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर रियलिटी में किसी को बेट करना है तो गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है। कुछ और मिड कैप नजर डालते हैं। देखिए, सरकारी बैंकों में छोटे वाले में खासतौर पर उछाल है। यूको बैंक बड़ी तेजी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, फिर केमिकल सेक्टर में भी अच्छी खासी खरीदारी दिख रही है। अल्काइल अमाइंस हालांकि बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन फिर भी अब इसमें मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। आरती इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरो, ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तेजी। रेलवे वाले शेयर्स में भी आज मूवमेंट है। आरवीएनएल, राइट्स, आरवीएनएल को मल्टीपल ऑर्डर्स मिले, उसकी वजह से भी इसमें तेजी है। राइट्स और आईआरएफसी, इसमें कोई स्टॉक पसंद है आपको रेलवे वाले में जो बहुत पिटे थे और फिर से चल रहे हैं? देखिए, ओवरऑल अगर रेलवेज की बात करें तो वैसे तो अगर छोटे स्टॉक्स में बात करें तो आईआरएफसी एक अच्छा काउंटर है। इसमें थोड़ा मूवमेंट कम आया, पर ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के पास खड़ा है, तो 143 144 के आसपास चल रहा है। इसको बेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 140 का स्टॉप लॉस से आप बाय करें और 152 का 154 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे अगर ओवरऑल रेलवे सेक्टर की बात करें तो आईआरसीटीसी में बड़ा ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 950 960 का जो रेंज था उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आईआरसीटीसी वैसे प्रेफर्ड पिक रहेगा। यहाँ से भी मुझे लग रहा है स्टॉक 4 डिजिट में जाने के लिए तैयार है। इसको बाय करके चल सकते हैं। 945 का स्टॉप लॉस लगाए, 1020 मुझे लग रहा है इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा और इजीली 3 से 4 दिन में अचीव होना चाहिए। कुछ लूजर्स भी हैं, सीजी पावर, ऑयल इंडिया, सोना बीएलडब्ल्यू, पीआई इंडस्ट्री जैसे कुछ शेयर्स हैं जहां पे वीकनेस दिख रही है। अरुण जी, कौन सा स्टॉक आपको इसमें दिखता है जो इस समय लूजर है लेकिन आगे तेजी हो सकती है इसमें? जी, सीजी पावर पे मेरी नजर है। डेफिनेटली ये स्टॉक मिड कैप के साथ गिरा भी नहीं था और आज जब मिड कैप चल रहे हैं स्टॉक में रिवर्स मोमेंटम आ रहा है, तो सीजी पावर पे जरूर ध्यान दें। ये वापस अगर ये स्टॉक 500 505 के पास आता है तो अच्छे लेवल्स के आसपास आ जाएगा, वहां पे डेफिनेटली री एंटर कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी स्टॉक में अगर डिप में बाई करना है तो सीजी पावर को चुने। 500 505 आता है तो अच्छे लेवल्स होंगे एंट्री के। ओके, अरुण रुकिएगा, आज कुछ और भी बहुत सारी खबरें आ रही, उस पर भी आपकी राय लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं यतिन के पास, क्योंकि बाजार की नज़र आज
मार्च ऑटो बिक्री आंकड़ों पर है, कैसे हैं अब तक के जो आंकड़े हैं जो हमने हेडलाइंस में एक दो का जिक्र किया और बाकी सब क्या डिटेल्स है ये बताने के लिए यतिन हमारे साथ है। यतिन जी, दो नंबर तो मैंने हेडलाइन में पढ़े वो तो अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है एक्चुअली में। नीरज जी, क्या होता है ना, हमने जब ऑटो सेल्स प्रीव्यू किया था तभी भी ये बात बताई थी कि जो ट्रैक्टर की बिक्री है और जो कमर्शियल व्हीकल की बिक्री है, चुनाव जब अनाउंस हो जाता है उसके बाद थोड़ा धीमापन आपको देखने को मिलता है। तो शायद वो फिनोमिनन प्ले आउट हो रहा है। एस्कॉर्ट्स की बात करें या महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो दोनों के ही बिक्री आंकड़ों में आपने गिरावट देखी है और अनुमान के हिसाब से ही है, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा की सबसे पहले बात करते हैं, जहां ट्रैक्टर बिक्री लगभग 17% घटी है और आई है लगभग 8,588 यूनिट के आसपास। और M&M की बात करें तो इनके भी ट्रैक्टर बिक्री लगभग इतनी ही दरों से लगभग 26% घट के आती हुई नजर पड़ी है। 26,000 यूनिट्स के आसपास बिक्री का आंकड़ा है। ऑब्वियसली अनुमान था कि कहीं ना कहीं 29,000 यूनिट्स के आसपास वो बिक्री का आंकड़ा है, तो ये कमजोर आंकड़ा था। और उससे भी कमजोर आंकड़ा था ऑटोमोटिव सेल्स का, जहां एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम यहां मिले नई लॉन्चेस का, लेकिन वो भी मोमेंटम नहीं दिखा है। और कुल बिक्री M&M के लिए केवल 4% बढ़ी है साल दर साल बेसिस पे। और शायद इसीलिए ये हरे में था M&M जब नंबर्स रिपोर्ट हुए और तुरंत नंबर्स रिपोर्ट होने के बाद शेयर में 1% का डिप आपने देखा। तो मार्केट थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड रहा है। लेकिन टू व्हीलर प्लेयर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स प्लेयर्स की बात करें तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स के नंबर्स अच्छे आने के अनुमान है। लगभग 10 से 15% के आसपास की बिक्री बढ़ने का अनुमान है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। और मारुति का भी अगर आप देखें तो 12 से 13% का मॉडेस्ट ग्रोथ यहां भी होना चाहिए ऑटोमोटिव सेल्स में। तो आए नहीं आंकड़े, लेकिन हाँ डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है टू व्हीलर प्लेयर्स में और आपके पैसेंजर व्हीकल प्लेयर्स में। तो आपके इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा ठंडी है बिक्री अभी? बिल्कुल, ये कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के तो ठंडी रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप नीरज जी पिछले 2 महीने का डेटा भी देख ले टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के लिए, तो सीवी सेल्स खास करके जो बड़े ट्रक हैं इनकी बिक्री में गिरावट आई है। और इस महीने भी स्पेसिफिकली आपको दिखेगा कि कमर्शियल व्हीकल सेल्स थोड़े धीमे पड़ेंगे। तो ये महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो XUV ये सब तो बिकेंगी, चुनाव के समय से बहुत जरूरत लगती है। हाँ, बिकती हैं और बिक रही हैं नीरज जी। टाटा सफारी हाँ, ये जरूर बिकेंगी। और महिंद्रा की बात करें ना नीरज जी, तो इनकी XUV 500 नई और स्कॉर्पियो N, इस दोनों मॉडल के बलबूते भी आपको ग्रोथ दिख रही है। दूसरे कहीं भी आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन ये दो मॉडल में जरूर आपको ग्रोथ दिखेगी डबल डिजिट की। ऑब्वियसली थैंक्स टू इलेक्शंस, थैंक्स टू ओवरऑल डिमांड फॉर SUVs के ये इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो मार्च में जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा बहुत कम सेल्स का फिगर आता हुआ नजर पड़ा है। ओके अरुण जी, बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है आपको ऑटो सेक्टर में? 2 के तो नंबर्स आ चुके हैं, बाकी का इंतजार कर रहे हैं। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर किस पे फोकस करेंगे? नीरज जी, ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। स्कॉट्स मुझे लग रहा है एक अच्छे रिवर्सल के संकेत दे रहा है। नो डाउट स्टॉक पिछले 5 या 6 दिनों में गिरा नहीं है, पर एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट के संकेत स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो अगर फ्रेश बाई करना है तो स्कॉट्स में लेके चल सकते हैं। 2800 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 2880, 2900 ये दो टारगेट्स आपको स्कॉट्स में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक अगेन ये भी सेम ट्रैक्टर स्पेस से रहेगा, M&M। M&M का स्ट्रक्चर भी मजबूत है। नो डाउट आज एक थोड़ा रिवर्सल आपको ऊपर के लेवल से देखने को मिला है, पर अगेन ये एक स्टॉक रहेगा जो बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है। इसको भी अगर आप 1900-1910 के आसपास मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। 1940-1960 मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन में M&M में भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, रुकिएगा। अब एक और सेक्टर जो बहुत हाईलाइट रहने वाला है, अगले हफ्ते से नतीजों के मौसम की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले IT कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे। पिछले साल IT कंपनियां पहले ही गाइडेंस मिस कर चुकी हैं और एक्सेंचर के हाल के खराब नतीजों और गाइडेंस ने दिक्कत बढ़ा दी है। अब पूरे बाजार की नज़र इन्फोसिस, HCL टेक के FY25 के गाइडेंस पर है। क्या है अनुमान, ये सब जानकारी देने के लिए मेरे साथ हर्षदा सावंत हैं। हर्षदा, क्या उम्मीद रखनी चाहिए अगले हफ्ते? एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए, क्योंकि पिछला साल हम सब जानते हैं ज्यादा कुछ खास नहीं रहा और एक्सेंचर ने भी पहले ही पूरे मूड को और फीका कर दिया है अपने पुअर गाइडेंस के साथ। इनफैक्ट 2 से 5% के गाइडेंस को उन्होंने काटकर FY24 के लिए 1 to 3% किया है। अब यहाँ पर रिपोर्ट साफ कह रही है कि FY25 का साल भी थोड़े से टेम्पर्ड एक्सपेक्टेशंस के साथ उतरना चाहिए। अलग अलग ब्रोकरेजेस और जो दिग्गज ब्रोकरेजेस हैं उनकी तरफ से जो अनुमान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोटक एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फोसिस 2 से 5%
6% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस डिलीवर करता हुआ या फिर एक्सपेक्ट करेगा। HCL के केस में ये 4 to 6% रह सकता है। जेफरीज भी 2 to 5% के बैंड में ही है इन्फोसिस के लिए। मॉर्गन स्टैनली 3 to 6% का बैंड कह रहा है इन्फोसिस के लिए। HCL के केस में ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं औसतन 4 से 8% तक की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस की बात हो रही है और इन्फोसिस के केस में 2 से 6%। हालांकि इसके अगर बीचों बीच नंबर कंपनियां वो गाइडेंस पेश करेंगी उससे मैं ज्यादा हैरान नहीं होंगी। सबसे एक्सपेक्टेशंस बेसिकली कम होती दिखाई दे रही हैं, ये ब्रोकरेजेस का मानना है। ग्रोथ में उछाल संभव है लेकिन ज्यादा नहीं, यानी कि अगर कंपनियों ने कहा था कि FY25 ज्यादा बेहतर साल रहेगा, कोटक का मानना है ऐसा बिल्कुल नहीं होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट डॉलर रेवेन्यू FY24 से 26 तक वो कह रहे हैं 0 से 3% वो घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस और कम होती दिखाई दे रही है कोटक की तरफ से। दूसरी तरफ कोटक स्पेसिफिकली कहता है कि FY25 में इन्फोसिस के लिए जो कांस्टेंट करेंसी आय है वो 6.6% के आसपास रहेगी FY25 के लिए, और FY26 के लिए ये करीब 9.8% के आसपास रहेगी। दूसरी तरफ HCL के केस में 5% तक का अनुमान लगा रहे हैं और 8.7% का अनुमान लगाया जा रहा है। तो शायद अगला साल यानी कि अगला वित्त वर्ष FY26 थोड़ा सा बेहतर रहेगा, तब भी 10% से कम की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का ही अनुमान जताया जा रहा है। जेफरीज साफ तौर से कह रहा है आय जो है आय की जो ग्रोथ है वो गाइडेंस के अनुमान से काफी कम रहने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते नंबर्स पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा, यानी कि इस साल के अंत में का जो नंबर आएगा FY24 वाला, उसमें कुछ ज्यादा आतिशबाजी नहीं देखने को मिलेगी। EPS का अनुमान उस पर्सपेक्टिव से मॉर्गन स्टैनली भी घटा रहा है, करीब 2 से 11% वो EPS एक्सपेक्टेशंस कम कर रहे हैं 26 एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर। अब बेसिकली टॉप पिक्स की अगर बात करें, कोटक कह रहा है वो इन्फोसिस के साथ जाएंगे। मॉर्गन स्टैनली के टॉप पिक्स इन्फी और TCS है। मॉर्गन स्टैनली ये भी कहता है कि HCL टेक पर भी वो फेवरेबल रहेंगे, और जेफरीज का मानना है कोफोर्ज मिड कैप में और ऑफ कोर्स इन्फोसिस दिग्गजों में। बेसिकली ये टॉपिक्स इसीलिए हैं क्योंकि इन स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट आ गई है और डिप्स पर उनको लगता है कि ये स्टॉक्स अब धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करने चाहिए। क्रक्स यही है कि ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, बहुत ही टेम्पर्ड गाइडेंस के साथ आपको FY25 में उतरना है जब IT कंपनियों की बात आती है। ओके, इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि ये सारे स्टॉक्स या तो 52 वीक हाई पे हैं या बिल्कुल उसके करीब हैं, और रिजल्ट्स के अनुमान कंपनियां ब्रोकरेजेस कम कर रही हैं। देखना पड़ेगा कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अरुण जी, कोई टॉप पिक आपको क्या पसंद आ रहा है रिजल्ट से पहले, अगर आपको ये बेट लेना चाहे? जी, एक स्टॉक हमने रिकमेंड करके रखा है IT में, और ये मिड कैप IT स्पेस से रहेगा LTTS। मुझे लगा इसमें एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी को IT में ही बेट करना है तो मिड कैप IT में LTTS में कर सकते हैं। 5590 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। मुझे लग रहा है 5700 के पार इजीली आपको अप्रैल सीरीज में निकलता हुआ नजर आएगा। 5540 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करके चल सकते हैं। 5700 का टारगेट रखा है। अगर फ्रंट लाइन IT में ही बात करें तो HCL टेक एक अच्छी सपोर्ट के आसपास है। 1540 1550 के आसपास मिलता है, तो इस स्टॉक को भी आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, तो प्रोवेनेंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड्स में काफी अच्छा फेवरेबल नजर आ रहा है। ओके, तो LTTS और HCL टेक पे राय बन रही है अरुण जी की। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी है उस पर थोड़ी बातचीत होगी, और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री 15 दिन की जुडिशल कस्टडी में गए हैं, उसकी डिटेल्स लेंगे असीम से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुंबई में RBI के 90वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए के। इस मौके पर उन्होंने इकोनॉमिक, बैंकिंग, करेंसी मोर्चे पर पिछले 10 साल में जो भी बदलाव हुए हैं उनका जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी देश को काफ़ी आगे लेकर जाना है, काफ़ी बड़े फैसले का समय होगा। पिछले 10 वर्षों में हुए ट्रांसफॉर्मेशन की एक तस्वीर ये भी है। एक दशक के भीतर ही हम पूरी तरह से एक नई बैंकिंग व्यवस्था, एक नई अर्थव्यवस्था और नए करेंसी एक्सपीरियंस में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसा मैंने पहले कहा है, पिछले 10 साल में जो हुआ
वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। इस मौके पर प्रियम ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है, उसकी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो बैंकिंग सिस्टम पहले डूबने की कगार पर था, अब वो मुनाफे में है। आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि दिखा रहा है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आना आसान नहीं था। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारी नीति, नियत और निर्णयों में स्पष्टता थी। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज काफ़ी तेज झटका लगा है कोर्ट से। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब वो तिहाड़ जेल में रहेंगे। केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपी हैं। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, अब ये 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी होगी। एक केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में कोई चल रहा है, जो पिछले दिन समन्स आया था, उसको लेकर के मुझे ये स्पष्टता चाहिए कि क्या 15 दिन बाद कोई डेट आगे लगी जिसमें फिर सुनवाई होगी इस कस्टडी को लेकर के, और दूसरा जो हाई कोर्ट वाला मामला है, जो समन्स को लेकर जिसको उन्होंने डिसऑनर किया, तो उसमें क्या होने वाला है? देखिए, 2 मामले यहाँ पर चल रहे हैं। तो पहला मामला बता दूं कि 21 मार्च को ईडी ने इनको शराब घोटाले में आरोपी जो अरविंद केजरीवाल है उनको गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद 10 दिन का उनका अब तक रिमांड हो चुका है। आज उनका रिमांड खत्म हुआ, राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई। यहाँ पर ईडी ने कहा कि हमें इनका फर्दर रिमांड अभी नहीं चाहिए, लेकिन बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इनका रिमांड ले सकते हैं। ईडी ने ये भी कहा कि ये हमको जांच में अंदर सहयोग नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने इनसे कई पासवर्ड्स की मांग की, इन्होंने अब तक अपने पासवर्ड हमें नहीं दिए। आगे जरूरत पड़ेगी तो हमको इनको कस्टडी में दोबारा लेना पड़ सकता है। उसके बाद कोर्ट ने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसका मतलब ये कि अब 15 दिन तक ये 15 अप्रैल तक ये जेल के अंदर रहेंगे, तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे। और कल इनकी जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बेल के ऊपर पेशी सुनवाई होगी। वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि वहां इनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट पर अप्रोच किया था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 2 अप्रैल तक आप ईडी से कहा था कि ईडी ने कहा था कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका जवाब दे पाएंगे। तो कल तक ईडी को अपने सारे डिटेल्स जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके सामने रखने और 3 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तब देखना होगा इनको बेल मिलती है नहीं मिलती है। और 14 दिन तक इनको अब तिहाड़ जेल के अंदर रहना पड़ेगा। उसके बाद ईडी हो सकता है दोबारा रिमांड इनकी ले, या फिर हो सकता है कि उसके बाद सीबीआई आ जाए और उनका रिमांड यहाँ पर ले लीजिए। एक चीज़ क्लियर करिए, अगर मान लीजिए 3 तारीख को जमानत मिल जाती है तो फिर वो नहीं जाएंगे जुडिशियल कस्टडी में? देखिए, अगर जमानत यहाँ से मिल जाती है तो ईडी का केस होगा जहां पर इनको अगर जमानत मिलेगी। लेकिन अभी सीबीआई भी कह रही है कि उनको भी इनको गिरफ्तार करना है, इनसे पूछताछ करनी है। तो वहां पर भी सीबीआई दोबारा से यहाँ पर केस बना करके इनको दोबारा से अरेस्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन ईडी अभी नहीं चाहेगी कि इनको आसानी से इनको बेल मिल जाए। तो जब 3 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो ईडी पूरा विरोध करेगी कि अभी फिलहाल इनको बेल दिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनको घोटाले के तार जोड़ने की काफी ज्यादा जरूरत है। कई लोगों को बिठा कर इनके सामने हमें भी पूछताछ करनी है। तो अभी ये देखना होगा कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता है। क्या अब सीबीआई तिहाड़ जेल पहुंचती है और वहां पर इनका रिमांड लेने की कोशिश करती है, तो उसको हमको नजर रखनी पड़ेगी। ओके, तो अभी भी सिचुएशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगले कई दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इसमें। असीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब वक्त है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। और इस हफ्ते का मुकाबला था शेर खान बाई BNP पारिबा के जतिन गेडिया, SSJ फाइनेंस के विरल छेड़ा और
एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच। ये देखिए लेटेस्ट अपडेट, ये जितिन गेडिया ने 2.2% के साथ लीड बना ली है। दूसरे नंबर पर कपिल शाह है 1.89% और 0.85% के साथ विरल छेड़ा तीसरे नंबर पे अभी चल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि ये हफ्ते की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई है। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देखिए केवाईसी में आज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर एक स्पेशल रिपोर्ट आई है JLL की, उस पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ बन रही। साथ ही इसी सेगमेंट की कंपनी रॉयल ऑर्किड से भी बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद।